हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के 2023 के सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे थे दोस्तों। और इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसी प्लेलिस्ट की ये अगली वीडियो है दोस्तों। तो हम लोग टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पहले डीआई दी गई है। इस डीआई से हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे दोस्तों। तो निम्नलिखित तालिका में किसी कंपनी के 6 विभागों ए से एफ में कर्मचारियों पुरुष और स्नातकों की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। और उस कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 8,000 है, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 3:5 है। दोस्तों, इसके पहले वाले एक और वीडियो में भी मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि अनुपात अगर दिया हो तो संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग क्वेश्चन में आने से पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं पूछी जाएगी। तो जैसे 3 और 5 का अनुपात दिया गया है पुरुष और महिला का, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इनकी जो टोटल कर्मचारियों की संख्या है वो कितनी है, 8,000 है। तो 3 और 5 8 हो जाएगा, 8,000/8 कर लेंगे तो 1 = 1,000 आ जाएगा। तो हम 1,000 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारे पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, टोटल 3,000, और महिलाओं की संख्या 5,000। सेम ऐसे ही हम लोग स्नातक और परा स्नातक का भी अनुपात निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है इसके बाद दोस्तों हमारी ये सारणी है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है। सारणी में आप लोग देख सकते हैं ए से लेके एफ तक के विभाग जो डिपार्टमेंट है उनमें कर्मचारियों का प्रतिशत बांटा गया है। उसके बाद ये टोटल कर्मचारी है, इसमें पुरुषों की संख्या ये प्रतिशत है और ये स्नातक का प्रतिशत है। तो पहला क्वेश्चन है विभाग एफ में। विभाग एफ दिया गया है दोस्तों। ये एफ में कार्यरत परास्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो कर्मचारी है एफ में कितना है, 21%। तो 8,000 का हम लोग सबसे पहले 21% निकाल लेंगे। तो एफ में कितने कर्मचारी हैं, 1,680 कर्मचारी हैं। उसके बाद दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, कंपनी में स्नातकों की संख्या। स्नातकों का मैंने जैसे बताया था कि हम लोग रेशियो से संख्या कैसे निकालते हैं, ये अभी मैंने बताया 3:5। ये टोटल हमारे परास्नातक का रेशियो है और परास्नातक और स्नातक का तो टोटल 5 है। इसका हम किससे निकालेंगे, 8,000 से ही निकालेंगे। 8,000 में पहले 5 को हमने बटे 8,000/5 करेंगे। उसके बाद हमें किसकी संख्या निकालनी है, स्नातकों की, तो इंटू 3 कर देंगे तो हमारे कितनी संख्या निकल आएगी, 4,800। और इसमें परास्नातकों की संख्या पूछ रहा है, तो अगर स्नातकों की संख्या 4,800 है तो इस 8,000 में 4,800 को घटा देंगे तो हमारे जो परास्नातक की संख्या है वो निकल के आ जाएगी 3,200। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विभाग डी में कार्यरत पुरुष स्नातक कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों ये भी लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें बस विभाग चेंज कर दिया गया है, लगभग चीज़ें वही पूछी गई हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो ये व्याख्या से चीज़ें अगर समझ में कम है तो और समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या। तो जैसे कि हम लोग पहले कर्मचारियों की, महिला कर्मचारियों के और पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकाल चुके थे रेशियो से। तो महिला कर्मचारियों की संख्या टोटल कितनी थी दोस्तों, 5। तो महिला कर्मचारियों की 5,000 थी और पुरुष कर्मचारियों की 3,000 थी। तो इनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 5,000 में 3,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा, तो सीधे सीधे इसका आंसर आ रहा है 2,000। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विभाग सी में कार्यरत स्नातक कर्मचारियों का विभाग संख्या। विभाग ई में कार्यरत परास्नातक कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत पूछा गया दोस्तों। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। बस जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा दोस्तों, डीआई बहुत हार्ड भी नहीं आती है, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आप लोगों को ये थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस कर ली है तो आपके लिए डीआई ये बहुत इजी रहने वाली है। बस जितना बोलता जाए उतनी ही मेथड को फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभाग एस में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या विभाग ए में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो विभाग एफ में महिला कर्मचारियों की संख्या है उसको ऊपर रखना बटे के, और ए में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या है जो उसको बटे के नीचे रख के इंटू में 100 कर देना, हमारा प्रतिशत निकल आएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये हमारी DI कंप्लीट हो गई दोस्तों। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। शिक्षण के बोधात्मक स्तर के 5 चरणों मॉरिसन के अनुसार को आरोही क्रम में संयोजित कीजिए। ए है संगठन, बी है आत्मसातीकरण, सी है प्रस्तुतिकरण, डी है सस्वर पाठन, ई है समन्वेषण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HC मॉरिसन ने अपने शिक्षण प्रतिमान में बोध के स्तर के आधार पर 5 चरणों में व्यक्त किया है। इन चरणों का आरोही क्रम निम्न है। ई है समन्वेषण, सी है प्रस्तुतिकरण, बी है आत्मसातीकरण, ए है संगठन और डी है सस्वर पाठन। समन्वेषण इस चरण में शिक्षक छात्रों के प्रवेश स्तर के व्यवहार या पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करता है। प्रस्तुतिकरण किसे कहते हैं? इस चरण में विषय वस्तु का अवलोकन किया जाता है और छात्रों के साथ पूरी इकाई की संरचना पर चर्चा की जाती है। आत्मसातीकरण, इस चरण में छात्र विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन करते हैं और प्रस्तुत सामग्री को अपने आंतरिक आत्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद है संगठन। इस चरण में विद्यार्थी अर्जित ज्ञान को बिना शिक्षक की सहायता के व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद सस्वर पाठन, इस चरण में छात्रों द्वारा सीखे गए विषय के तरीके की मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित है। वे पूरी सामग्री पर दोबारा गौर करते हैं। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के ADDIE मॉडल में D का अर्थ है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, अभिकल्प और विकास। इसका पूरा देख लेते हैं। ADDIE का पूर्ण रूप देख लेते हैं दोस्तों। ए से तात्पर्य है विश्लेषण या एनालाइज, डी से तात्पर्य है अभिकल्प या डिज़ाइन, डी से उसके बाद जो डी आता है उससे डेवलपमेंट या विकास, आई से कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंट और ई से मूल्यांकन या इवैल्यूट। और इसका पूरा मॉडल निर्देशात्मक डिज़ाइन के लिए सबसे प्रसिद्ध मॉडल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अधिगम में शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव का एक उदाहरण है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, निहित स्मृति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अधिगम में शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव का एक उदाहरण निहित स्मृति है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। निहित स्मृतियाँ वे स्मृतियाँ हैं जिनके प्रति व्यक्ति अनभिज्ञ होता है तथा जो स्वचालित रूप से पुनरुद्ध होता है। निहित स्मृति को कभी कभी अचेतन स्मृति या स्वचालित स्मृति के रूप में संदर्भित किया जाता है। जिन चीज़ों को हम जानबूझकर या होशपूर्वक याद नहीं रखते हैं वे निहित स्मृति में संग्रहित होती हैं। निहित स्मृति में हमारे पास प्रक्रियात्मक स्मृति होती है। यह एक विशिष्ट कार्य करने का तरीका है जो अंतर्निहित स्मृति में आता है और जिसे पूरा करने के लिए हमें सचेत रूप से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण शास्त्रीय कौशलों के मुख्य अवयव है? ए है विषय वस्तु का ज्ञान, बी है अधिगमकर्ता का व्यक्तित्व, सी है विषय वस्तु और अधिगम की संकल्पनाओं की विद्यार्थी के समक्ष, डी है अधिगमकर्ता की बुद्धि लब्धि और ई है शिक्षण रणनीति। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन टी होगा, ACE। प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्यों का व्यवहारों का समूह शिक्षण कौशल या अध्यापन कौशल, कौशल या शिक्षण शास्त्रीय कौशल कहलाता है। शिक्षण शास्त्रीय कौशलों के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। पहला है विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा है विषय वस्तु और अधिगम की संकल्पनाओं की विद्यार्थी के समक्ष, तीसरा है अधिगमकर्ता की बुद्धि लब्धि, चौथा है शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है, पांचवा है शिक्षण कौशल से समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाया जाता है और छठवां है शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को तथा व्यवहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्लेटफॉर्म कक्षाओं में पढ़ाए गए सभी पाठ्यक्रमों के संचालन को सुसाध्य बनाता है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, कक्षा 9वीं से परास्नातक तक। स्वयं प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया शिक्षण कार्यक्रम है। इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मंच के माध्यम से कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों की मेजबानी करने की सुविधा प्रदान करता है। स्वयं उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइस को सुलभ कराने का प्रयास करता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान
अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम 4/4 में ए है वीडियो लेक्चर, दूसरा है विशेष रूप से तैयार पठन सामग्री जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है, और तीसरा है टेस्ट और क्विज के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षण, और चौथा है समाशोधन के लिए ऑनलाइन चर्चा मंच संदेह। अगला क्वेश्चन है मापन से प्राप्त विशिष्ट निष्कर्षों की उपयुक्तता, सार्थकता और उपयोगिता को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, वैधता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के सर्वेक्षण आधारित शोध में जब आप शोध के प्रयोजन के बारे में प्रतिभागियों को कुछ गलत बताने का निश्चय करते हैं तो आप प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, सक्रिय कपटता। सक्रिय कपट। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के सर्वेक्षण आधारित शोध में जब शोध के प्रयोजन के बारे में प्रतिभागियों को कुछ गलत बताने का निश्चय किया जाता है तो उसे सक्रिय कपटता कहते हैं। मनोवैज्ञानिक में कपटता से तात्पर्य अनुसंधान प्रतिभागियों को गुमराह करने का कार्य तथा बेहतर शोध परिणामों के उत्पादन के लक्ष्य के साथ प्रतिभागियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में हेरफेर करना है। और मनोविज्ञान में कपटता के दो प्रकार हैं, सक्रिय कपटता या प्रत्यक्ष कपटता, और दूसरी है निष्क्रिय या अप्रत्यक्ष कपटता। सक्रिय कपटता से तात्पर्य प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान प्रतिभागियों को जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करना है, और निष्क्रिय कपटता से तात्पर्य शोधकर्ता प्रतिभागियों को प्रयोग के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है N1 और N2 संख्या की दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों के माध्यमों के अंतर एक के परीक्षण के लिए टी सांख्यिकीय गणना निम्नलिखित स्वतंत्रता की कोटि से की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब N1 + N2 - 2। अगला क्वेश्चन है संदर्भ ग्रंथ सूची और पाद टिप्पणी में शोधकर्ता प्रायः संक्षेपाक्षर का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, उसी स्थान में या वही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शोध पत्र में परिचर्चा भाग में निम्नलिखित में से किन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। ए दिया गया है अध्ययन में किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया गया, विषय पर वर्तमान अध्ययनों से आपके निष्कर्षों को कैसे संबंधित किया जा सकता है, और अगला सी दिया गया निष्कर्षों की सार्थकता क्या है, डी दिया गया है सांख्यिकी परीक्षणों के निष्कर्ष क्या थे, ई है शोध के नए उभरते विचार क्या हैं जिनका आप परावर्ती प्रयोग में मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, केवल बी, सी और ई। शोध पत्र के परिचर्चा भाग में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया जा सकते हैं। बी है विषय पर वर्तमान अध्ययनों से आपके निष्कर्षों को कैसे संबंधित किया जा सकता है, सी है निष्कर्षों की सार्थकता क्या है, और ई है शोध के लिए नए उभरते विचार क्या हैं जिनका आप परावर्ती प्रयोग के मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संप्रेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक संस्थान है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, फैमिली या परिवार। संप्रेषण की दृष्टि से अन्य सांस्कृतिक संस्थान निम्न है, पहला है स्कूल, दूसरा है धर्म, तीसरा है जनसंपर्क माध्यम। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण बाधाओं की सूची में निम्नलिखित क्या शामिल नहीं है दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, दार्शनिक। दार्शनिक को संप्रेषण बाधाओं की सूची में शामिल नहीं किया जाता है। संचार बाधाओं की सूची के अंतर्गत निम्न बाधाएं हैं, पहली है वास्तविक बाधाएं, दूसरी है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तीसरी है सिमेंटिक या भाषा बाधाएं, और चौथी है शारीरिक बाधाएं। संचार के माध्यम से संकेतों प्रतीकों की एक प्रणाली के माध्यम से व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। संचार की अवधारणा में प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता तथा प्रतिक्रिया शामिल होता है। ए है पहला है इसका वास्तविक बाधाएं। भौतिक बाधाएं हमारे परिवेश में विकार का परिणाम है जो अप्रभावी संचार की ओर ले जाती हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं तथा संचार को कम प्रभावी बनाती हैं। तीसरी है सिमेंटिक या अर्थगत बाधाएं। मुख्य बाधाओं में प्रमुख बाधाएं एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को एक दूसरे को समझने में कठिनाई हो सकती है, और चौथी है शारीरिक बाधाएं। जब प्राप्तकर्ता या प्रेषक की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो यह संचार में बाधा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से रूप संप्रेषण के पारंपरिक
माध्यम है? तो ए दिया गया है सड़क प्रदर्शन, बी है यक्षगान, सी है कठपुतली का खेल और डी है हरी कथा, ई है फिल्मी नृत्य। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, केवल बी, सी, डी। पारंपरिक संप्रेषण के अंतर्गत यक्षगान, कठपुतली का खेल एवं हरी कथा नृत्य, लोक कथाएं, पेंटिंग, मूर्तियां, मेले, त्योहार, ग्रामीण या सामुदायिक रेडियो आदि आते हैं और स्थानीय भाषा और संस्कृति के आधार पर संचार के विभिन्न तरीके विकसित किए गए हैं। पारंपरिक मीडिया पीढ़ियों से परंपराओं और संस्कृति को स्थानांतरित करने के लिए सबसे प्राचीन मास मीडिया में एक है। संचार के उपकरण समाज के विश्वासों, रीति रिवाजों और प्रथाओं से विकसित हुए हैं। प्रत्येक संस्कृति के पास अपने जन दर्शकों से संवाद करने के लिए माध्यम होते हैं। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य है जो शास्त्रीय पृष्ठभूमि के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य है और कठपुतली नृत्य को लोक नाट्य की एक शैली माना जाता है। यह अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है। इसमें लकड़ी, धागे और गुड़ियों द्वारा जीवन के प्रसंगों की अभिव्यक्ति तथा मंचन किया जाता है। हरि कथा दक्षिण भारत का एक पारंपरिक कहानी कहने का एक रूप है। इसके अंतर्गत भगवान हरि की कहानी को काल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी कक्षा संप्रेषण का उद्देश्य अधिगमकर्ताओं को क्या प्रदान करना है? तो ए है नवीन ज्ञान, बी है नवीन व्यवहार, सी है नवीन सॉफ्ट कौशल, डी है आक्रामक मनोवृत्ति के नए ढंग, ई है अतिशय अनुक्रिया। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, केवल ए, बी, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण व्यवहित या अव्यवहित हो सकता है। कथन दूसरा है प्रायः इसके भाग पर जन संप्रेषण का व्यवहित होना आवश्यक नहीं होता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला सत्य है और कथन दूसरा असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार्य को 3 लड़के और 2 आदमी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। ये दोस्तों ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है और उसी काम को 2 लड़के और 3 आदमी मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को एक लड़का और 2 आदमी मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे? दोस्तों मैं इसको व्याख्या से समझाने की कोशिश करती हूँ बट मैं इसमें लिख नहीं सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को व्याख्या में कम समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं इन क्वेश्चंस के लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बना दूँगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। अभी मैं इसको ऐसे ही समझा के आगे बढ़ रही हूँ। जैसे कि पहले क्या दिया गया है, एक कार्य को 3 लड़के यानी 3 बॉय प्लस 2 आदमी यानी प्लस 2 मैन इंटू कितने दिनों तक काम करते हैं? 10 दिनों में काम करते हैं। बराबर उसी काम को, काम बराबर है दोस्तों, तो उसी काम को 2 लड़के प्लस 3 आदमी मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काम बराबर है, दोनों कामों को लगभग इतने लोग इतने इतने दिनों में कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि 3 इंटू 10 हो जाएगा तो 30 बॉयज़ प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा तो 20 मैन बराबर। फिर सेम सिचुएशन इसमें भी रहेगी, सेम मेथड इसमें भी रहेगा। उसके बाद अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और माइनस कर लेंगे तो बराबर आ जाएगा 14 बॉयज़ बराबर 4 मैन, यानी 14 लड़के 4 आदमियों के बराबर है। तो 1 बॉय बराबर 2/7 मैन। तो जहाँ m बराबर आदमी है और b बराबर लड़का है तो माना एक लड़का और 2 आदमी मिलकर काम को x दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर 12.5 दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि करने के पश्चात वस्तु का नवीन मूल्य 250 रुपया हो जाता है। यदि इस नए मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, इसके पहले मूल्य पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? सिंपल सी बात है दोस्तों, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य हमारा वो होता है जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाती है और क्रय मूल्य
क्या होता है, जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है। तो विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि करने के पश्चात जो हमारा नवीन मूल्य है वो 250 आ रहा है। तो उसमें अगर हम लोग छूट प्रदान करते हैं, इस नए मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करते हैं, तो उसके बाद हम लोग मतलब अम, उसको हम लोगों को 75% में बेचना है, 25% की छूट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसमें हमारी कितनी हानि या लाभ होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा। बाकी आप लोग इसका सॉल्यूशन एक बार देखने की कोशिश करिए। जैसे कि टोटल मान लिया हमारी वस्तु का मूल्य कुछ भी हो सकता है, जो विक्रय मूल्य उसको हमने माना पहले 100 थी, 100 से हमने उसको 125 कर दी। तो 125 जो वस्तु हो गई वो बराबर कितने के हैं, 250 के। तो एक्स हमारा कितना निकल आएगा, लगभग 200। यानी क्रय मूल्य जो हमारा रहा होगा वो हमारा 200 रहा होगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद इसी में हमको 25% की छूट देनी है, ये जो नया विक्रय मूल्य निकल रहा है। तो ये हमारा 75% हो जाएगा। तो 200 जो विक्रय मूल्य है हमारा, 200 का 75% हम हमारा कितना निकल के आएगा, 187.5 रुपये। इसको हम जब 200 से घटाएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा दोस्तों, लाभ या हानि, जो कि हमको लाभ नहीं हुआ है, हानि हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एस एक पूर्ण संख्या है तब निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। ए दिया गया है s+1 विषम होगा, 2s-1 विषम होगा, s² + 1 विषम होगा, डी है s² - 1 विषम होगा, ई है s² + 2 विषम होगा। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, केवल ए बी सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। ए बराबर 2, जेड बराबर 52 तथा CAT बराबर 48 तथा BAT बराबर 46 का मान क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेथड पहले दूसरे तीसरे में अप्लाई हो रहा है वही हमारा मेथड अगले पे भी अप्लाई होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी काम को समाप्त करने में ए के द्वारा लगाए जाने वाला समय। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी सॉल्व की है PYQ पेपर 1 की, उसमें एक में भी टाइम एंड वर्क से कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इस वाले सेट में टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग परसेंटेज या नॉर्मल जो एवरेज पढ़ने के साथ साथ टाइम एंड वर्क भी थोड़ा सा ज़रूर देख लें। इसका क्वेश्चन है, किसी काम को समाप्त करने में ए के द्वारा लगाए जाने वाला समय बी के द्वारा लगाए जाने वाले समय का दुगना है और सी के द्वारा लगाए जाने वाले समय का 3 गुना है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम को 4 घंटे में समाप्त कर रहा है। तो उन सबके द्वारा काम को समाप्त करने में लगाए गए अलग अलग समय को ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो हमें करते जाना है। इसका आंसर हमारे सामने होगा, अर्थात ए बी सी उसी काम को करने में अलग अलग क्रमशः कितना समय लगाएंगे। तो दोस्तों जो जो क्वेश्चन बोलता गया हमने सॉल्व किया, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ पश्चिमी देशों में मृत्यु दंड से अपराध दर में वृद्धि हुई है, जिसके कारण वहाँ की जेलों में कैदियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए मृत्यु दंड उचित नहीं है। उपरोक्त स्थिति में कौन सा तर्क दोष है। तो दोस्तों ए तर्क दोष है, मिथ्या कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कथन सभी पौधे हरित जीव हैं को असत्य रूप में दिया जाता है, तब निम्नलिखित किस कथन को सत्य होने के रूप में त्वरित रूप से अनुमानित किया जा सकता है। ए है कोई भी पौधा हरित जीव नहीं है, बी है कुछ हरित जीव पौधे हैं, सी है कुछ पौधे हरित जीव हैं और डी है कुछ पौधे हरित जीव नहीं है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, केवल डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार संबंधित हैं कि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं यद्यपि दोनों असत्य हो सकते हैं। तो दोस्तों ए है सभी कवक सजीव हैं, बी है कोई भी कवक सजीव नहीं होते हैं, सी है कुछ कवक सजीव होते हैं, डी है कुछ कवक सजीव नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी, केवल ए और बी।
दोस्तों कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं। ए, कोई भी उभयचर स्तनधारी नहीं है। बी, सभी गैर स्तनधारी गैर उभयचर है। सी, सभी उभयचर गैर स्तनधारी हैं। और डी, कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए, सी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उभयचर क्या होता है? उभयचर मत्स्य और सरीसृप वर्ग के मध्य का वर्ग है। इसका उद्भव डिवोनियन कल्प में हुआ था और इस वर्ग के प्राणी का शरीर जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल होता है। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर का ताप वातावरण के ताप के साथ घटता बढ़ता है और अर्थात ये असमतापी होते हैं। और अगला है स्तनधारी, जिसे मैमेलिया भी बोलते हैं। इस वर्ग के जंतुओं की त्वचा पर रोम या बाल पाए जाते हैं और कान अधिक विकसित होते हैं तथा बाह्य कर्ण के रूप में बाहर निकले होते हैं और जिन्हें कर्ण पल्लव कहते हैं। नर एवं मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और स्तन ग्रंथियों के कारण ही इस वर्ग को स्तनधारी कहते हैं। और दोस्तों गैर स्तनधारी क्या होते हैं? अंडे देने वाले जंतु गैर स्तनधारी कहलाते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियों एवं शरीर में बालों की कमी होती है और इनके पास बाहरी कर्ण पल्लव की जोड़ी नहीं पाई जाती है। पक्षी, सरीसृप, मछली और गैर स्तनधारी हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्याय के भारतीय शास्त्रीय मत के अनुसार अनुमान की प्रक्रिया में तर्कना किस से किस तरफ बढ़ती है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, सार्वत्रिक माध्यम से अंशव्यापी की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक डिजिटल कैमरा में एक माइक्रो प्रोसेसर है। इस कैमरे के विनिर्देशन में सम्मिलित है 20 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन, 32 गीगाबाइट मेमोरी कार्ड, ऑटो फोकस फैसिलिटी। यदि एक कंप्रेस्ड इमेज फाइल के लिए प्रति पिक्सल औसत 1 बाइट आवश्यक है तो उन फोटोज़ की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकांश संख्या क्या है जिन्हें मेमोरी कार्ड पर भंडारित किया जा सकता है? 1 किलो बराबर 1024। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में सही है? ए है, ब्लूटूथ केवल लंबी दूरियों पर कार्य करेगा। बी, ब्लूटूथ के माध्यम से फाइलों का आदान प्रदान करते समय किसी भी वायर की आवश्यकता नहीं होती है। सी है, ब्लूटूथ आपको बिना हाथ लगाए एक मोबाइल फ़ोन पर बोलने देता है। और डी है, आपके मोबाइल फ़ोन से बिना वायर के ब्लूटूथ का उपयोग कर एक स्पीकर पर संगीत बजाया जा सकता है। ये है, फाइलें भेजते समय वाईफाई के उपयोग की तुलना में अंतरण की गति तीव्रतर होती है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, केवल बी, सी, डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं जेनेरिक फाइल टाइप के आधार पर जिसे अधिकांश प्लेटफॉर्म पर एक उपयुक्त सॉफ्टवेयर में खोला जा सकता है। तो पहला कथन है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में सुरक्षित की गई एक फाइल एक जेनेटिक टेक्स्ट फाइल है। और दूसरा स्टेटमेंट है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 4 जेनेरिक इमेज फाइल फॉर्मेट का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कथन 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में सुरक्षित की गई एक फाइल जो जेनेरिक टेक्स्ट फाइल नहीं कहते हैं, सामान्य फाइल स्वरूप फाइलों को सुरक्षित रखने की अनुमति देता है जिससे इसे किसी भी प्लेटफॉर्म में खोला जा सके। पीडीएफ एक दस्तावेज है जिसे छवि प्रारूप में प्रतिवर्तित किया जाता है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 4 ऑडियो और वीडियो के लिए एक लोकप्रिय फाइल स्वरूप है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है, आकार में छोटे और बेहतर ऑडियो और वीडियो गुणवत्ता। दूसरी है, परिष्कृत संपीड़न तकनीक। तीसरी है, सभी लोकप्रिय ब्राउज़रों द्वारा समर्थित। चौथी है, असमित संपीड़न पद्धति का उपयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उसके पूरे रूप से गलत ढंग से सुमेलित है? ए है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। बी है, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस। सी है, CRT कैथोड रे ट्यूब। और डी है, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। बाकी ए, बी, सी
के संक्षिप्त रूप ये हैं और पूर्ण रूप ये हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब चुंबकीयकरण योग्य स्याही में लिखित पाठ को एक चुंबकीय स्याही अक्षर पाठक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या MRCR पर गुजारा जाता है तो निम्नलिखित A से E के चरणों की सूची के सही आरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो A है, जैसे प्रत्येक अक्षर शीर्ष के ऊपर से गुजरता है तो वह एक विशिष्ट तरंग रूप उत्पन्न करता है। B है, अक्षरों को MICR पठन शीर्ष पर गुजारा जाता है। C है, कागज पर सर्वप्रथम स्याही को चुंबकीकृत किया जाता है। D है, MICR पाठ को MICR पाठक पर गुजारा जाता है। और E है, कंप्यूटर सिस्टम तरंग रूप की पहचान करता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन B, DCBAE। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा C, 2011 से लेकर 2020 तक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जर्मनी के बॉन शहर में COP10 की बैठक 14 जनवरी 2011 को जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों की सिफारिश के पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 से लेकर 2020 को जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र दशक का उद्देश्य जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों के सहमत, संशोधित और अद्यतन वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें कथन पढ़ने हैं। 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन पहला है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रभाव जलवायु परिवर्तन की मात्रा को बढ़ाने की ओर प्रवृत्त होता है। और दूसरा कथन है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रभाव जलवायु परिवर्तन की मात्रा को घटाने की ओर प्रवृत्त होता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। कथन A और 2 दोनों ही गलत हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य दशकों या उससे अधिक समय में होने वाले जलवायु में दीर्घकालीन परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होने का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। जलवायु परिवर्तन में नकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रभाव मात्रा के घटने की ओर प्रवृत्त होता है, वहीं जलवायु परिवर्तन में सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रभाव मात्रा के बढ़ने की ओर प्रवृत्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल में मल अथवा कागज की लुगदी जैसे कार्बनिक पदार्थों के डालने से अपघटकों द्वारा निम्न में से किस रसायन की खपत उद्दीपित होती है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी दोस्तों स्टेटमेंट दिए गए। पहला कथन है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर सौर कलेक्टर के सर्वाधिक सरल और सर्वाधिक मितव्ययी उदाहरण है। और कथन दूसरा है, कतिपय सौर संकेंद्रण कलेक्टर अनिवार्यतः फ्लैट प्लेट कलेक्टरों का प्रयोग करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक की रक्त की रुधिर वर्णिका या HB के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक रक्त की रुधिर वर्णिका के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, और इस कमी के कारण व्यक्ति को श्वास रोध होता है और मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष में एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो ये इसका सही ऑप्शन ए होगा, 1980 में। और ये एक बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था और 1980 में विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया गया था। और पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य इसके खंडहरों की खोज की थी और यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की थी, जिसको वह एक भावी बॉडलियन लाइब्रेरी या पूर्व के एक ब्रिटिश संग्रहालय के रूप में देखना चाहते थे? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, कर्जन। दोस्तों यह कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय था और इसी के टाइम पे बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में।
और कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग जो 1902 ईस्वी में सर एंड्रयूज फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की। और कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे इग्नू के नाम से भी जानते हैं, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रसारक कंसोर्टियम और ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटीज नेटवर्क के सचिवालयों का आतिथ्य करता है, जिसका निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभिक रूप से समर्थन दिया गया था। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यूनेस्को द्वारा। चलिए और जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको यूनेस्को का गठन कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और इन यूनेस्को में 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, SAMVAY का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी है, स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। और स्मृति ईरानी ने 11 नवंबर 2014 को युवाओं के व्यावसायिक उन्नति के लिए इसे शुरू करने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टेटमेंट वाला। कथन पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगा। और दूसरा कथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार IIM के समकक्ष समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा देने के उद्देश्य से गुणवत्तापरक शिक्षा में उच्चतम मानकों की प्राप्ति के लिए आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा। पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोगों का पैसेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने 2023 के जितने भी सेट सॉल्व किए सभी में लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज से आते हैं। और पैसेज दोस्तों आप लोग पैसेज को अच्छे से पढ़िए, पैसेज कभी रिपीट नहीं होता, ना ही इसके कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन हाँ आप लोग इससे प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं कि किस टाइप के पैसेज आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं होते हैं। अगर आप लोग अच्छे से पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ के इसके आंसर ज़रूर पढ़ दूँगी। आप लोग पैसेज पढ़ के बाद में खुद से भी अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा। तो नीचे कथन और कारण दिया गया है। कथन है, ऐतिहासिक साक्ष्य यह बताते हैं कि उदार और अनुदार राज्यों के बीच संघर्ष की बारंबारता कम है। और कारण है, उदार राज्यों में युद्ध करने का निर्णय जनता लेती है, ना कि कोई राजा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है डी होगा। दोस्तों ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद आप निम्न में से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोस्तों तो ये आपके निष्कर्ष दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सी होगा, ए और सी। उदार राज्यों में संघर्ष की बारंबारता कम है और उदार राज्य सामान्यतः धनी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन भी हमारा कथन और कारण वाला है। तो पहले दिया गया है इसमें, युद्ध करने से उदार राज्यों को लाभ की बहुत कम और हानि की बहुत अधिक संभावना होती है। और इसका कारण है, उदार राज्य सामान्यतः धनी या समृद्ध हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गद्यांश पढ़ने के बाद उदार राज्यों के बारे में क्या कहा जा सकता है। ए दिया गया है, उदार राज्यों में अन्य सभी राज्यों के साथ शांति बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। बी दिया गया है, उदार राज्यों में अन्य उदार राज्यों के साथ शांति बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। सी है, उदार राज्य समृद्धिशाली धनी होने की प्रवृत्ति रखते हैं। डी है, उदार राज्यों में युद्ध करने का निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से लिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी होगा, बी सी डी। दोस्तों हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है इस पूरे सेट का, तो इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें कथन वाला है। पहला कथन है, अनुदार राज्यों से संबंध रखने के लिए के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिमानी अस्तित्वमान है। और कथन दूसरा है, उदार राज्य अन्य उदार राज्यों के साथ शत्रुता बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो दोस्तों इसका कौन सा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है।
बाकी दोस्तों आप लोगों के 6 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तैयारी को अच्छे से रखिए और रिवीजन बढ़िया करिए और वीडियो को देख के प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।